सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर, बताइए आप। हैदर अली हार गया और उसके बाद क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ, देख के नहीं बताना था। चलिए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। ऐसे सेकंड एंग्लो तक खत्म हो गया था, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हुई थी। उसके बाद टीपू सुल्तान की जो मैंने बायोग्राफी बताई थी, वो सारे इवेंट, कुछ इवेंट, सारे नहीं कुछ इवेंट इस 84 से लेकर 90 के बीच हो रहे हैं। ठीक, अब हम आ जाते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, 90 टू 92। हुआ क्या था बेसिकली कि अब जो गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि कॉर्नवालिस जो जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, उसमें जब हारा है ब्रिटेन, उसका कमांडर जो था कॉर्नवालिस ही था। मतलब अमेरिका से वो हार के आया था यहां पे। ठीक, अब उसको खोई हुई अपनी जो प्रतिष्ठा थी, रेपुटेशन थी, प्रेस्टीज थी, तो वापस पानी थी। आने से पहले दो एक्ट आते हैं, एक आता पिट्स इंडिया एक्ट और उसके बाद आता है 1786 का एक कॉम्प्लीमेंट्री एक्ट आता है जो पिट्स इंडिया एक्ट को पूरा कर रहा था। उस एक्ट में क्या तय होता है कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उसको सारी पावर्स दे दी जाए। कैसी पावर्स? वैसी पावर्स जो बाकी प्रेसिडेंसीज में जो सरकारें थी उसको गवर्न करने की। उससे पहले ये नहीं था। जो बैंगलोर, जो कैलकाटा में बैठा हुआ जो गवर्नर थे और बाकी जो तीनों प्रेसिडेंसीज हैं, दोनों प्रेसिडेंसीज हैं, उनके पास, उनको गवर्न करने के पास कैलकाटा के गवर्नर के पास नहीं थी। कॉर्नवालिस के बाद ये आ जाती है। इसीलिए देखिए, जब सेकंड होता है वॉर, ट्रीटी होती है मैंगलोर की, तो ट्रीटी कौन करता है? लॉर्ड मैकटर्नी करता है। वो मद्रास की प्रेसिडेंसी का गवर्नर है। कमेंट किसका, जो स्टेटमेंट था किसका आता है? वॉरेन हेस्टिंग्स का आता है, जो कैलकाटा का है। दिख रहा है ना कि कंट्रोल में नहीं है, इसीलिए ट्रीटी वो कर रहा है, लॉर्ड मैकटर्नी कर रहा है। ठीक, थर्ड से पहले एक्चुअल में क्या होता है कि सेकंड में टीपू हार चुका है। अरे हार चुका था, ट्रीटी हो चुकी है, लगभग हारा हुआ वो युद्ध था। ब्रिटेन भी उस ट्रीटी से खुश नहीं है, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि हम चाहते तो हरा सकते थे। अब इन्हीं बैकग्राउंड में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। वॉर की शुरुआत एक्चुअल में क्या होती है कि एक ट्रेवनकोर एक रियासत थी। ट्रावनकोर एक रियासत थी यहां कहीं, मॉडर्न टाइम जो आपका कह लीजिए केरला और कर्नाटका के बीच में कहीं, ट्रावनकोर। वहां के राजा और टीपू के, जो टीपू सुल्तान थे, इनके बीच किसी वजहों से आपस में डिस्प्यूट था। वजह क्या थी? बेसिकली जो ट्रावनकोर का जो किंग रूलर था, उसने डच से 2 पोर्ट्स खरीद लिए थे। डच कंपनी है उस समय तक, 10 से 2 पोर्ट खरीद लिए थे। वो पोर्ट बेसिकली टीपू अपने टेरिटरी की मानता था। तो मैसेज टीपू को क्या गया कि ट्रावनकोर का जो रूलर है वो उसकी टेरिटरी में इंटरफेयर कर रहा है। ठीक है, तो मतलब टीपू को शिकायत थी ट्रावनकोर से। जो ट्रावनकोर का रूलर था वो कंपनी के अंडर था। समझे ये त्रिगुट कैसे बना? पहले ट्रावनकोर, ये ट्रावनकोर में किसकी ट्रेडिंग सेंटर था? कौन सी कंपनी का फैक्ट्री ट्रेवनकोर में थी या ट्रैंकोबर में? सब तो डेनिश कंपनी। चलिए, ये मैं लिखवाया था, आपने देखा नहीं, डेनिश कंपनी के अंडर। अब ये जो ट्रेवनकोर और टीपू के बीच, टीपू सुल्तान के बीच कुछ डिस्प्यूट्स थे। डिस्प्यूट्स का रीजन ये था कि जो ट्रेवनकोर का रूलर था, उसने कोचीन में 2 पोर्ट ले लिए थे, खरीद लिए थे बेसिकली। किससे? डच से। डच से। अब ये जो कोचीन था, ये टीपू अपने अंडर मानता है कि कोचीन वॉज अ पार्ट ऑफ हीज टेरिटरी। तो इंटरफेयर हुआ कि नहीं उसकी टेरिटरी में। और ट्रेवनकोर का जो किंग था वो किसके अंडर था? कंपनी के अंडर। ये उसका अलायंस है उसके साथ। तो क्या हुआ?
टीपू ने जब इसके ऊपर अटैक किया तो ईआईसी खुल के सामने आ गई। बात समझ में आई? टीपू ने जब ट्रैवनकोर पर अटैक किया तो ईआईसी टीपू के खुल के सामने आई। क्यों? क्योंकि ये इसे अपना एक एलाइड फ्रेंड अलायंस मानती थी या एक फ्रेंडली स्टेट मानता था उसे। यही रीजन बना थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का। युद्ध दोनों टीम करना, दो टीम समझ लिए, टीम ए टीम बी, युद्ध दोनों करना चाह रहे हैं। क्योंकि ईआईसी को पता है जब तक टीपू सुल्तान मैसूर से नहीं जाएगा तब तक साउथ इंडिया उसके लिए सेफ नहीं है। साउथ इंडिया का जो स्पाइस का ट्रेड हो रहा है, टीपू को क्या लगता है जब तक कंपनी नहीं जाएगी तब तक एक्चुअल पावर वो इंजॉय नहीं कर सकता है साउथ में। क्योंकि वो जब होता है वो निजाम और मराठों के साथ अलायंस बना के इसके खिलाफ वॉर कर देता है। इसीलिए जो वॉर होना ये तो मैंडेटरी था। रीजन क्या बना? ट्रैवनकोर। वॉर से पहले फिर से वही हुआ कि ईआईसी ने फिर से अपनी त्रिगुट बनाया निजाम और मराठों से। मराठों से ट्रीटी ऑफ सलवाई हो चुकी है, अभी मैं इसके बाद मराठे आएंगे। हम ट्रीटी ऑफ सलवाई हो चुकी है 1782 में, सॉरी सही, हाँ 1782 में। और इस ट्रीटी में क्या, ये पीस ट्रीटी थी जिसमें तय किया गया था, अभी हम लिख लीजिए, ट्रीटी ऑफ सेल्वॉय। ये पीस ट्रीटी थी जिसमें तय किया गया था कि दोनों मराठा और ईआईसी आपस में एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। एक प्रकार की पीस ट्रीटी थी 1782 में। और निजाम तो पहले से लालची, गुंटूर फिर से उसे दिया, वो गुंटूर गुंटूर खेल रहा है, फिर से भैया तुम्हें गुंटूर दे देना, तुम हमारा सपोर्ट करो। अब यहीं से वॉर शुरू होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। कॉर्नवालिस क्या करता है, ये तीनों पावर निजाम, मराठा और ईआईसी, ये तीनों मिलके टीपू से वॉर स्टार्ट कर देते हैं 1790। और 92 आते आते टीपू ये वॉर हार चुका था। ट्रीटी क्या कौन सी हुई थी? ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम 1792। देखो इवेंट कहानी थोड़ी सी याद रखो, कभी पूछ सकता है, पीसीएस फिर से नहीं पूछेगा, यूपीएससी पूछ सकता है। तो जैसे अगर कुछ मैं बताता हूं इसकी वजह से हुआ था, इससे ग्रीवेंसेस थे टीपू के, तो ये स्टोरी याद रखना, हर चीज में लिखवा नहीं सकता। मैं बेसिकली आपको वॉर बता दूंगा, ट्रीटी बता दूंगा, ट्रीटी के नॉर्म्स क्या थे यही बता सकता हूं। ठीक है, तो जो मैं बता रहा हूं ये चीजें ना अपने शब्दों में से लिखते जाइए। बात समझ में आ गई सब कुछ? अब ट्रीटी ऑफ जो श्रीरंगपट्टनम थी वो क्या थी, इसके नॉर्म्स क्या थे, लिख लीजिए। This treaty concluded the Third Anglo-Mysore War. This treaty concluded the Third Anglo-Mysore War. Under this treaty, it was decided, point number 1, point number 2, point number 3 करिए। पहले point number 1, Tipu has to hand over half of his territories to Tipu has to hand over half of his territory to EIC and जो EIC and फ्रेंड जो उनकी अलायंस है, टू EIC लिख लीजिए, एंड अलाइड पावर्स जो ये अलाइड तीनों को, half of his territories. A war indemnity, a war, second point, a war indemnity, war compensation लिख लीजिए, of 3 crores was imposed on Tipu Sultan. टीपू सुल्तान
of which half of the amount was to be given during time of this treaty. For अगला पॉइंट, for paying other half of the amount, Tipu has to keep his two sons, Moinuddin and Muhammad Khalid. नाम लिख लीजिए, Moinuddin. Tipu has to keep his two sons as a guarantee. नाम मोइनुद्दीन. और मोहम्मद खालिद. मोइनुद्दीन और मोहम्मद खालिद. ठीक है, बात समझ में आ गई कि जब तक आधा पैसा तो तुरंत दे दो, मतलब 1.5 करोड़ रुपए, और जब तक आधा पैसा नहीं मिलेगा गारंटी के रूप में अपने 2 बेटों को हमारे पास रख दो. अब एक अगला क्वेश्चन आता है, जब टीपू हार चुका था वॉर, तो इन्होंने पीस ट्रीटी क्यों की? चाहते तो टीपू को हटा सकते थे, हटाए क्यों नहीं? और लेकिन कब? हाँ, EIC के साथ थे. और कोई? देखिए, बेसिकली तो ये लोग यही चाह रहे हैं ना कि सब्सिडरी, अभी तक वॉरेन कॉर्नवालिस आ चुका है और ये कर क्या रहा है? कंट्रोल ही तो करना चाहता. अगर टीपू रहेगा तो कभी भी अगर मान लीजिए फिर से अगर सामने खड़ा हो गया तो वॉर पूरी जीरो हो जाएगी ना. मतलब ट्रीटी का मतलब क्या हुआ? अगर फिर से खड़े होने को उसको मौका दे रहे हो तो ट्रीटी का मतलब ही नहीं है. और कुछ हो सकता है रीजन. सोचो, सोचने पैसा नहीं लगता है. कभी कभी गैस वर्क भी करना पड़ता है. एग्जाम में जब आते हैं पॉइंट्स, तो आपको सारे पॉइंट्स आते नहीं आते ना. और फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं जिसमें आपको इस टाइप के 9 पॉइंट दिए थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, कभी कभी गैस भी करना पड़ता है. हाँ, ये क्वेश्चन अच्छा, ये पॉइंट अच्छा है. फ्रेंच टीपू के दोस्त से तो हो सकता था कि फ्रेंच सपोर्ट टीपू को कर दें. ये पॉइंट बहुत अच्छा है. और ये पॉइंट है भी है. देखो ये बस देखो, पहला पॉइंट तो यही था कि ये पूरी संभावना थी कि फ्रेंच टीपू को हेल्प कर सकते हैं. अगर वॉर अगर लंबी चलती तो फ्रेंच टीपू को हेल्प कर सकते थे. जिससे होता क्या, अभी तक वॉर जो ये जीत रहे थे उसका कुछ फायदा उन्हें होता नहीं. तो फायदा इस समय कॉर्नवालिस ने बेहतर ये समझा कि जो मिल रहा है वो ले लो. वॉर 2 साल तक चल चुका है. 1790 से लेकर 1792 तक आर्मी भी थक चुकी थी. और लेकिन जो सबसे तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिससे क्वेश्चन आता है, अगर इस समय मैसूर पर कंट्रोल कर लिया जाता और पूरे मैसूर को EIC के अंडर अगर ले आते वो, तो उनको फ्रेंडली स्टेट्स है उनको भी मैसूर का बराबर का हिस्सा देना पड़ता. फ्रेंड्स है ना. अगर हम 3 दोस्त मिलकर किसी को हरा रहे हैं तो बराबर का बंटवारा होगा ना. ये थोड़ी ना होगा कि तुम ही पूरा पॉइंट ले लो हमें कुछ ना मिले. इसीलिए मेन रीजन यही था कि उसने कंट्रोल नहीं किया, क्योंकि कॉर्नवालिस का स्टेटमेंट यहीं पे है. अगला पॉइंट लिख लीजिए. ये मैंने पूरी कहानी बताई थी. स्टेटमेंट से आपको सारे आपका आंसर मिल जाएंगे. कॉर्नवालिस हैज commented about this treaty as, डैश लगा लीजिएगा, as
We have crippled our army. We have crippled our army without making our friend formidable. We have crippled our army without making our friends formidable. बात समझ आई? हमने अपने शत्रु को दबोच लिया है, परंतु साथ साथ हमने यह भी कोशिश की कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं ये भी बहुत मजबूत ना हो पाए, क्योंकि ईआईसी को पता था कि आज दोस्त हैं इनके, ये फ्यूचर में ईआईसी इनको भी निपटाएगा। दूरदृष्टि यही थी, उनको पता अगर ये दोनों पावर आ गई तो फायदा क्या हुआ, एक को हम खत्म करेंगे, दूसरे दो पावर और खड़ी हो जाएंगी। इसीलिए ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम की गई थी। और ट्रीटी का जो और सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्म्स ये था, दो के साथ तीसरा नॉर्म ये था कि 3 टेरिटरीज ले ली गई टीपू सुल्तान से अपने पास। कौन कौन सी? जो आप नॉर्म्स लिख रहे थे ना, उसी में एक और पॉइंट लिख लीजिए। रीजन्स ऑफ मलाबार, डिंडुगुल, रीजन्स ऑफ मलाबार, डिंडुगुल एंड बारामहल। रीजन्स ऑफ मलाबार, डिंडुगुल एंड बारामहल। लिख दूं क्या? ये रब कर दूं? कौन कौन सा? मलाबार, डिंडीगुल एंड बारामहल। बारामहल वॉट टेकन बाय ईआईसी। ये तीनों ईआईसी ने ले लिया मैसूर से। some part of मैसूर स्टेट was given to निजाम। छोटा सा पार्ट was given to निजाम। थर्ड, मराठास were allowed to extend their territory in the region of Tungabhadra river till the region of Tungabhadra river. Tungabhadra is a territory of tributary of कृष्णा। तुंगभद्रा रिवर पे एक फेमस स्टेट था, कौन सा था? फेमस किंगडम था विजयनगर। बहुत अच्छा, विजयनगर एम्पायर। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जो इंपॉर्टेंट एरियाज थे ईआईसी ने ले लिए, थोड़ा पार्ट निजाम को दे दिया और थोड़ा सा ही पार्ट मराठास को दे दिया। इसी वजहों से ये स्टेटमेंट आता है, और ये इस स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। आंसर यही है। तो पहले आप बता देंगे क्या क्या टेरिटरीज ली गई, और मेन पॉइंट ये कि अपने फ्रेंड्स को भी इतने मजबूत ना कर दे, और वो फ्रेंच वाला भी एंगल कि फ्रेंच कंपनी, कॉर्नवालिस की यह भी लगता था कि फ्रेंच कंपनी सपोर्ट में ना आ जाए टीपू की, क्योंकि टीपू का संबंध फ्रेंच कंपनी के साथ भी था। क्लियर हो गई बात? अब आ जाइए अगली हेड डालिए, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर। लिखिए, दिस वॉर was due to the imperialistic policy of Lord Wellesley. Imperialistic policy of Lord
वेलेस्ली, लॉर्ड वेलेस्ली ऑफ लॉर्ड वेलेस्ली। कॉर्नवालिस के बाद लॉर्ड वेलेस्ली आया। जब ये आता है तो ये क्या था, ये बेसिकली था साम्राज्यवादी गवर्नर था, और इसी के साथ एक चीज जुड़ी हुई है, कौन सी, सब्सिडरी अलायंसेस। सब्सिडरी अलायंसेस ये क्या है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल ये समझ लीजिए सब्सिडरी अलायंसेस क्यों आए थे। नेपोलियन उस समय फ्रांस में, आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन नेपोलियन का उदय हुआ था, ठीक है। अब ये पूरे चांसेस थे कि नेपोलियन इजिप्ट के थ्रू इंडिया पर अटैक कर सकता है। इजिप्ट तक नेपोलियन आ चुका था, ठीक है। तो अब सब्सिडरी अलायंसेस के थ्रू क्या कंपनी कर रही है, वो अपने लिए बफर स्टेट्स को क्रिएट कर रही है। बफर स्टेट, मान लीजिए फॉर एग्जांपल कंपनी कहीं यहां पे, इस समय इन सब रीजंस को वो बफर स्टेट के रूप में यूज कर रही है। मतलब अगर वॉर हो भी तो वॉर कंपनी के मेन लैंड पे ना हो, वॉर कहां हो, इन बफर स्टेट्स में, जिसे कंपनी का कुछ बिगड़ेगा नहीं। जैसे, हाँ बोली फिर से बोलने में पैसा नहीं लग रहा। हाँ। कौन सी, हाँ रिंग फेंस पॉलिसी ही, इसको सब्सिडरी अलायंसेस भी कहते हैं। रिंग फेंस पॉलिसी भी क्या है, इसी के चारों तरफ एक फेंस के रूप में आप एक रिंग बना लो अपने को। जैसे आज के टाइम में नेपाल जो है बफर स्टेट है बिटवीन इंडिया एंड चाइना। भूटान भी कह सकते हो। भूटान बेसिकली क्या है, वो न्यूट्रल है, वो ना उसको इंडिया से लेना देना ना चाइना से लेने देना, उसकी डिप्लोमेसी हमेशा से न्यूट्रल रही है। इसीलिए देखना कभी भी कि भूटान से इंडिया बहुत ज्यादा डिप्लोमेटिकली क्लोज आने की कोशिश नहीं करती है जितना नेपाल से करती है, क्योंकि नेपाल की संभावना पूरी रहती है नेपाल कभी चाइना के वो गुट में चला जाता है, कभी इंडिया की तरफ आ जाता है। इसीलिए नेपाल ज्यादा जरूरी है। भूटान तो वो उसने हैप्पीनेस इंडेक्स बना लिया है, वो कहता है खाओ पियो मस्त रहो, नेचर को प्रोटेक्ट करो, हमसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। नेपाल में वैसा नहीं, एक कम्युनिस्ट नेशन है ना, कभी कम्युनिस्ट पार्टी आ जाती है, कभी डेमोक्रेट्स आ जाते हैं, तो नेपाल कभी इधर उधर होता रहता है। तो नेपाल एक बफर स्टेट है, यही चाह बना रही थी वेलेस्ली, सब्सिडरी अलायंसेस के भी यही मतलब था, ठीक है। तो अब जो ये वेलेस्ली आया तो उसने मैसूर से कहा भैया सब्सिडरी जो वो है ट्रीटी उस पर साइन करो, क्योंकि उससे पहले करना शुरू हो गए। अवध ने कर दिया है, निजाम भी माहौल बना लिया करने का, साइन करना शुरू कर दिया है। अब उसने मैसूर से भी कहा आप भी करिए, टीपू मना कर देता है। और इससे पहले होता क्या, टीपू भी तैयारी कर रहा था, क्योंकि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू हारा था और उसकी भी प्रेस्टीज अब दांव पे लगी थी। वो भी अपनी जो खोई हुई जो उसकी भी प्रेस्टीज थी उसको भी पाना चाहता था। इसीलिए यही टाइम पीरियड है कि वो अपने एम्बेसडर्स फ्रांस भेजता है, और यही टाइम पीरियड था जब वो जैकोबियंस का मेंबर बनता है, जैकोबियन क्लब का। और फ्रांस से कुछ लोग आते हैं उसी जैकोबियंस के, जो यहां पर आकर ट्री ऑफ इक्वालिटी यहां पर वो शो करते हैं, कहीं एस्टेब्लिश करते हैं ट्री ऑफ इक्वालिटी। तो अब ईआईसी को लगने लगा था कि अब टीपू को दबोचना ज्यादा जरूरी है। यही रीजन बना फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर का। जब टीपू मना करता है सब्सिडरी अलायंस साइन करने से, टीपू तैयारी खुद कर ही रहा था। यही दो रीजन हैं जिसकी वजह से फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर हुआ। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि गवर्नर कौन था, लॉर्ड वेलेस्ली, किस पॉलिसी से जुड़ा हुआ था, सब्सिडरी अलायंस से, और एक जो वॉर होती है फोर्थ वॉर में, उस वॉर के कमांडर्स कौन थे। याद रखिएगा, तो थर्ड वॉर हुई है, कमांडर खुद कॉर्नवालिस है। थर्ड जो एंग्लो मैसूर वॉर हुई है, गवर्नर जनरल ही आर्मी का भी कमांडर है, क्योंकि कॉर्नवालिस कमांडर पहले है, गवर्नर बाद में। मैंने कहा ना अमेरिका में वो हार के आया था, तो वहां भी वो लीड कर रहा था। जब यहां पे आया था कमांडर वो पहले था। मैंने कहा जो सैनिक होता है वो सैनिक हमेशा होता है। जीडी बख्शी को इसलिए बैठा दिया जाता है कभी कभी, जब जीडी बख्शी मूछ वाले, जब कभी भी इस टाइप की कुछ डिबेट होती है तो देखिए उनके बात करने का तरीका और बाकी के बात करने का तरीका। गौरव आर्या, इनके बात करने का, हाँ इनके बात करने का तरीका और बाकी लोग के बात करने का तरीका। तो जो एक बार पहुंच गया आर्मी में, वो उसके वो रंग ढंग बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया है
कि हु वाज द कमांडर इन ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, तो कॉर्नवालिस खुद है। लेकिन फोर्थ में वेलेस्ली नहीं है, दो और कमांडर है उसके लिखिए। ड्यूरिंग थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, सॉरी फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, आर्थर वेलेस्ली इसका छोटा भाई है, आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली, हैरिस, एक और लिखिए, हैरिस और स्टुअर्ट, हैरिस और स्टुअर्ट, ये सारे नाम याद रखिएगा। हुआ क्या था बेसिकली, मैसूर पर दो तरफ से इन्वेड किया गया था, फ्रॉम ईस्ट एंड फ्रॉम वेस्ट। तो एक जो टीम है उसका हेड किसको बनाया गया था, हैरिस को और आर्थर वेलेस्ली को, और जो वेस्ट से जो अटैक कर रही थी उसका कमांडर कौन था, स्टुअर्ट था। तो तीनों नाम याद रखिएगा, समझ गया ना। मैसूर पर दोनों तरफ से अटैक किया गया, फ्रॉम द ईस्ट एज वेल एज फ्रॉम द वेस्ट। ईस्ट में जो आर्मी ने अटैक किया था उसके जो कमांडर कौन थे, हैरिस और आर्थर वेलेस्ली, और वेस्ट में जिसने अटैक किया था उसको स्टुअर्ट था। अब भैया इतनी तैयारी के साथ लड़ेगा कोई तो बेचारा टीपू भी क्या करेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही टीपू श्रीरंगपट्टनम के गेट पर लड़ते हुए वो मरा। उस टाइम पीरियड में जितने भी अपने आप को जो राजा कहता है सबने साइन कर दिया था, इस व्यक्ति को छोड़ के केवल यही था जिसने साइन नहीं किया है। इसीलिए लिख लीजिए, ड्यूरिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, ड्यूरिंग फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर, टीपू डाइड while fighting in श्रीरंगपट्टनम, या फाइटिंग एट द डोर ऑफ श्रीरंगपट्टनम। डोर मतलब उसकी सीमा की जो वहां एंट्री होती है, गेट, डोर, गेट लिख लो यार, गेट ऑफ श्रीरंगपट्टनम, गेट ऑफ श्रीरंगपट्टनम। 2 दिन की, अब ये 2 दिन या 3 दिन तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये लिख लीजिए बस 1799 की वॉर है ये, 1799। और उसकी डेथ के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, आफ्टर द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान, ओडियार डायनेस्टी ऑफ मैसूर, ओडियार डायनेस्टी ऑफ मैसूर was re-established in मैसूर। एक्चुअल में था क्या, 1796-7 के आसपास, उस समय जो मैसूर का किंग था उसकी डेथ हो गई। यही टाइम पीरियड था, नॉमिनल हेड उस समय भी मैसूर का राजा था, एक्चुअल पावर इन लोग के पास थी, टीपू के पास थी। लेकिन जब वो मरता है वो, तो उसके माइनर सन को राजा नहीं बनाता है, और वही टाइम पीरियड था कि टीपू ने सुल्तान की टाइटल अडॉप्ट किया था, क्योंकि आपने कहा अब ये कुछ नहीं, ओडियार कुछ नहीं, अब मैं ही राजा हूं, मैं ही सुल्तान हूं। हैदर ने इसीलिए अडॉप्ट नहीं किया है ना, तो यही टाइम पीरियड है कि टीपू ने सुल्तान का टाइटल अडॉप्ट किया था, ठीक है। और जब डेथ होती है टीपू की, तो उसी ओडियार डायनेस्टी के उसी माइनर चाइल्ड को ही अगला किंग बना दिया जाता है। ओडियार डायनेस्टी का नाम शायद कृष्णदेव है, ओडियार, ओडी करके वडियार भी है भाई और ओडीआर भी है। आप जो कह रहे हो WADIYAR है, वो ओडीआर भी मिलता है। जैसे अभी बहुत सारे एक ही है। देखिए प्रोनाउंसिएशन में होता है क्या, साउथ में कुछ और तरीके से बोलते हैं, हमारे कुछ और तरीके से बोलेंगे। राम, अरे चलो नाम लिखो, चलो ओडियार डायनेस्टी वॉज रीस्टैब्लिश्ड, किंग का नाम लिख लो। शायद कृष्णदेव था, मैं बता दूंगा क्या है। जो जितना लिख लो, ओडियार डायनेस्टी वॉज री एस्टैब्लिश्ड, इतना लिख लो बस।
और इसी से जो ओडियार डायनेस्टी का माइनर किंग था, चिक्का कृष्ण, चिक्का तो टाइटल ही है ना, चिक्का कृष्णदेव नाम है, चिक्का कृष्णदेव लिख लो। बच्चे क्या नाम था? चिक्का कृष्णदेव। और इसके बाद इनके साथ सब्सिडरी अलायंस किया फिर वेलेस्ली ने, करवा अपनी बात ली, टीपू नहीं माना तो ओडियार डायनेस्टी को रिस्टैब्लिश किया और उस बच्चे के साथ सब्सिडरी अलायंस किया फिर। और सब्सिडरी अलायंस है क्या? अभी हम आएंगे अब लॉर्ड वेलेस्ली की पॉलिसी में, तब पढ़ लेंगे सब्सिडरी अलायंस है क्या। अब अगला लिख लीजिए, एंग्लो मराठा रिलेशंस। एंग्लो मराठा रिलेशंस। मैसूर में कोई डाउट किसी को भी? कुछ पूछना है किसी को? तो आ जाइए एंग्लो मराठा। कहानी वहीं से शुरू होगी जहां से हमने खत्म की थी। कहां पे? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये हमने खत्म की थी ना, पढ़ लिया, हम इतना हाथ पढ़ लिया था। अब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद होता क्या है? अगला पेशवा बनता है माधवराव। लिखिए, आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, माधवराव बिकेम द न्यू पेशवा ऑफ मराठा एम्पायर। मैं पेशवा क्यों कह रहा हूं, किंग क्यों नहीं कह रहा हूं? मतलब पेशवा सर बाजीराव का, बाजीराव माधवराव। हाँ आप बोलिए, कुछ बोल रहे थे। किस ट्रीटी के साथ पावर आई थी? पेशवा के पास जो एक्चुअल पावर है किस ट्रीटी के बाद आई थी? अब देखो, रिवाइज नहीं करोगे तो आखिरी में रिवाइज करते हो, फिर आप सोचते हो टेस्ट में रिवाइज नहीं हो पा रहा, अब तैयार नहीं है। ये तो सिंपल जी, बहुत मोटे मोटे फैक्ट पूछ रहा हूं, मोटी वो बात यही है, महीन बात कुछ मैंने नहीं पूछी है। ट्रीटी ऑफ सगोला 1751, ये मैं लिखवा दिया था, भूल गए। 1751, ठीक है। वैसे ये बताना नहीं था, हम आगे बस पहुंच चुके हैं ट्रीटी ऑफ सगोला से। तो माधवराव को फिर से स्टैब्लिश किया गया। माधवराव ने फिर से जो मराठा एम्पायर, जो आफ्टर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, उसका फिर से, ये छोटे छोटे कीड़े कहां से आ गए? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद फिर से मराठा एम्पायर को रिस्टैब्लिश कर दिया। इसी के टाइम पीरियड में मैंने कुछ दिन ही बताया था कि महदजी सिंधिया ने रीस्टैब्लिश किया था मुगल बादशाह को फिर से दिल्ली के थ्रोन पे, क्योंकि वो उससे पहले जो दिल्ली का जो किंग बादशाह है, वो नजीबुद्दौला के डर से दिल्ली छोड़कर भाग चुका था। कभी कुछ दिन अवध रहता है, फिर इलाहाबाद आता है, लेकिन मराठा ने इन्हें फिर से दिल्ली में रिस्टैब्लिश किया। लेकिन स्थिति और बदतर हो गई और नजीबुद्दौला के बेटे ने उसको अंधा बना दिया, बादशाह को। अभी आगे पढ़ेंगे इसको, शाह आलम को अंधा बना दिया। ठीक, तो होता क्या है, जब तक माधवराव रहा तब तक तो मराठा कॉन्फेडरेसी मजबूत थी। कॉन्फेडरेसी वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं मैं, क्योंकि हुआ क्या था, आफ्टर शिवाजी या कहिए आफ्टर बाजीराव फर्स्ट, उसने क्या किया, सारी जो अपनी जिसके इन्वेजन थे ना, अपने वो ज्यादातर अपने सेनापतियों के अंडर करता है। और ये आफ्टर द डेथ ऑफ ये पेशवा बाजीराव फर्स्ट, जितने ये सैनिक कमांडर्स थे, इन्होंने अपने अपने छोटे छोटे स्टेट्स बना लिए थे। तो अब मराठा एक एम्पायर ना होकर कॉन्फेडरेसीज में कन्वर्ट हो गया था। जैसे सिंधिया, होलकर, ये क्या है, मराठा एम्पायर के ही पार्ट है, लेकिन अपने अपने इनके इंडिपेंडेंट स्टेट्स भी। ठीक है, तो जब तक माधवराव रहा तब तक इन मराठा कॉन्फेडरेसी पर उसका कंट्रोल था, बट जैसे उसकी डेथ होती है, ये कंट्रोल खत्म हो गया। और अब शुरू हुआ कॉन्स्पिरेसीज मराठा एम्पायर में, जिसने ईआईसी को मौका दिया कि वो मराठा कॉन्फेडरेसी में हस्तक्षेप करे, और यही कारण बनता है फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर का। लिखिए माधवराव फर्स्ट। अगला, विद द डेथ ऑफ माधवराव फर्स्ट,
with the death of Madhavrao first, his son Narayan Rao succeeded as a new Peshwa. Narayan Rao, his son Narayan Rao succeeded as a new Peshwa. हाँ, अभी आगे आने दीजिए, इन्हीं की हुई। ठीक है, बट जब ये नारायण राव था तो नारायण राव के अंकल रघुनाथ राव अब ये पेशवा बनना चाह रहा था, इसीलिए इसने किया क्या कि नारायण राव की हत्या कर दी। लेकिन फिर भी ये पेशवा नहीं बन पाया। उस समय पूरी टीम थी। हाँ, अभी नाम खूब इनका आएगा, अभी पहले सुना ले लीजिए। रघुनाथ राव। अच्छा, फिर पहले लिखते ही चलिए, फिर कहानी बताऊंगा, फिर लिखवाऊंगा। चलिए, रघुनाथ राव हु वॉज द अंकल ऑफ नारायण राव, himself want to become new Peshwa. Himself wants to become new Peshwa. He assassinated Narayan Rao. But was not succeeded in becoming the Peshwa because Nana Fadnavis made Madhav Narayan, Nana Fadnavis, Nana Fadnavis made Madhav Narayan as the new Peshwa of Maratha Empire. As the new Peshwa of Maratha Empire. बात समझ में आई कि जब रघुनाथ राव नारायण राव को तो मार देता है, बट अभी पावर उसके पास नहीं आती। क्यों? क्योंकि नाना फडणवीस एंड टीम, अभी नाना फडणवीस कौन था आगे बताऊंगा, चातले दफ्तर था उसके ये हेड हुआ करते। चातले दफ्तर कौन, अभी आगे आएगा। नाना फडणवीस एंड टीम ने माधव नारायण को अगला पेशवा बना दिया। ये नारायण राव का बेटा है। अब यही समय था कि रघुनाथ राव पहुंचता ईआईसी के पास और उससे चिट्ठी कर लेता, चिट्ठी ऑफ सूरत। लिखिए, रघुनाथ राव established a treaty at Surat. Established नहीं, रघुनाथ राव नहीं मरा, नारायण राव मरा। रघुनाथ राव ने नारायण राव की हत्या कर दी। क्यों? रघुनाथ राव खुद बनना चाह रहा पेशवा, लेकिन अभी भी पेशवा नहीं बन पाता है। नाना फडणवीस ने नारायण राव के बेटे माधव नारायण को अगला पेशवा बना दिया। भैया बाकी को तो क्लियर हो गया ना। चलिए, ठीक है। रघुनाथ राव ने क्या किया? ही established a treaty with EIC. He established a treaty with EIC at Surat in the year 1775. In the year 1775. अब भैया इस ट्रीटी में तय क्या किया गया कि EIC से उसने कहा कि ऐसा करो कि मुझे तुम पेशवा पद दिला दो, बदले में हम क्या देंगे आपको यही सालसेट और बसीम दे देंगे। सालसेट एंड बसीम। सालसेट जहां पर मुंबई स्टैब्लिश है, और वसई जिसको आज हम वसई कहते हैं, उसमें बसीम कहते थे, वसई हम आपको दे देंगे। लिख लो, इन दिस ट्रीटी
it was decided that EIC will help Raghunath Rao to become the new Peshwa of Marathas. To become the new Peshwa of Marathas. And in return, Raghunath Rao will give the region of Salsette and Bassein. Salsette and Bassein. लेकिन जो ये ट्रीटी हुई थी ये बॉम्बे प्रेसिडेंसीज के साथ हुई थी। मैंने बार बार मैं कह रहा हूं एक्चुअल में जो आपको ये सारे एक्ट्स हैं ना वो अपने पॉलिटी में पढ़ लिए होंगे या पढ़ा दिए गए होंगे आपको। जब रेगुलेशन एक्ट आता है 1773 वाला, उसमें जो बंगाल के जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तो बना दिया गया, लेकिन बाकी प्रेसिडेंसीज अभी भी इंडिपेंडेंट थी अपना डिसीजन लेने के लिए। तो जो ट्रीटी स्टैब्लिश की गई थी ये बॉम्बे की प्रेसिडेंसीज के साथ की गई थी। बात समझ आई? ट्रीटी किसके साथ की गई? बॉम्बे की प्रेसिडेंसी के साथ। इसके साथ एक अगली नई ट्रीटी होती है, लिखिए इन 1776। अगला पॉइंट, इन 1776 द गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा established a new treaty with Maratha at Purandar. गवर्नमेंट ऑफ कैलकाटा लिख ली ना, बात क्लियर हो गई कि उस समय गवर्नमेंट बॉम्बे में भी है, गवर्नमेंट मद्रास में भी है, गवर्नमेंट बंगाल में भी है। तो ये जो पहली ट्रीटी हुई थी ये बॉम्बे की गवर्नमेंट के साथ हुई थी, भैया हमें ऐसा ऐसा दे दो, हम तुम्हें सालसेट और बसीन दे देंगे। बट जो कैलकाटा की गवर्नमेंट थी खुश नहीं थी इस ट्रीटी से, क्योंकि उसको अभी भी लग रहा था इस मराठा के जो इनके बीच जो चल रहा है इसमें इंटरफेयर करना ठीक नहीं है। टाइम पीरियड कौन सा है? 1775 का। हो क्या रहा है इस टाइम पीरियड में? अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो गया है, फ्रांस मदद कर रहा है अमेरिका की। ये डर था कहीं ऐसा ना हो कि फ्रांस इंडिया में भी मदद कर दे मराठा की, इसलिए एक साथ अमेरिका में और इंडिया में लड़ना मुनासिब नहीं समझा जो गवर्नमेंट थी कैलकाटा की। इसीलिए उसने जो बाकी जो मराठा के साथ ट्रीटी की पुरंदर में 1776 में, और इस ट्रीटी में क्या तय किया गया कि कौन पेशवा होगा? माधव नारायण। लिखिए, in this treaty it was decided that Peshwaship will remain with Madhav Narayan. Peshwaship will remain with Madhav Narayan. माधव नारायण। और जो आइलैंड ऑफ सालसेट और बसीन है वो भैया हम आपको दे देंगे। रघुनाथ राव चूंकि पेशवा बना ही नहीं तो उसे लेने का मतलब भी नहीं था, हम आपको सालसेट और बसीन दे रहे हैं, बट आप हमें सपोर्ट करो ना कि रघुनाथ राव को। अगला पॉइंट, एंड इन रिटर्न Maratha will provide Salsette and Bassein to EIC. Marathas will provide Salsette and Bassein to EIC. बात क्लियर हो गई यहां तक कि पहली जो प्रेसिडेंसी थी जो बॉम्बे की उसने ट्रीटी ऑफ सूरत की, जो कैलकाटा की गवर्नमेंट थी उसने ट्रीटी ऑफ पुरंदर की। अभी एक और पार्टी है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की।
कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है? लंदन में बैठे हुए ये वो लोग थे जिनके शेयर्स कंपनी में थे। उनका क्या मानना था कि उन्होंने ट्रीटी ऑफ पुरंदर को अपोज किया। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि भारत के व्यापार के लिए जरूरी है क्या कि मराठा का जो पेशवा हो वो आपके द्वारा बनाया गया हो, कि आपका एक पपेट पेशवा हो, क्योंकि जो वेस्ट का व्यापार है, जो कॉटन का ट्रेड है, वो मराठा लैंड में आ रहा है। इसीलिए अगला पॉइंट, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अपोज द ट्रीटी ऑफ पुरंदर, बट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स opposed the treaty of Purandar and started a war with Maratha. ठीक, समझ गए? अगला पॉइंट, however they were defeated, they were मतलब EIC, however EIC लिख लीजिए, company was defeated at battle of तेलगांव, बैटल ऑफ तेलगांव। कौन सी? पहले ट्रीटी ऑफ सूरत, ट्रीटी ऑफ सूरत के बाद क्या करती है कैलकाटा गवर्नमेंट? कैलकाटा गवर्नमेंट कहती है भैया हमें आपके मराठा एम्पायर में इंटरफेयर नहीं करना है। तो जो कैलकाटा गवर्नमेंट थी वो मराठाओं के साथ एक ट्रीटी करती है, क्या कि हम रघुनाथ राव को सपोर्ट ना करके हम आपको ही सपोर्ट करेंगे, बट इन रिटर्न आप हमें सालसेट और बसीन दे दो। ठीक है, बात समझ में आ गई? आ गई भाई? हाँ जी, हाँ बोलिए बोलिए। अभी तक मैंने क्या कहा, अभी तक कंट्रोल पेशवा का है। ये खुले सांड पता कब हुए हैं जब ट्रीटी ऑफ बसीन हुई है 1801 में, तब ये अब सपोर्ट में नहीं थे। बेसिकली जब तक नाना फडणवीस जिंदा थे उन्होंने भी कंट्रोल किए रखा कॉन्फेडरेसी के ऊपर, लेकिन विद द डेथ ऑफ नाना फडणवीस 95 और 96 में डेथ हुई थी, उसके बाद जो कॉन्फेडरेसी है वो ब्रेक हो गई है, अभी तक नहीं हुई थी। अभी आएगी, अभी अब धैर्य रखिए थोड़ा सा। अभी सिंधिया का नाम मैं लूंगा अभी फिर से। कोर्ट नाम नहीं दिया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से नहीं सब ऑपोज किया था। यहां तक कंप्लीट। बैटल ऑफ तेलगांव में ईआईसी हारती है और एक फिर से ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बड़ा गांव या बड़ा गांव। अब जैसे BADA भी है, बड़ा गांव या बड़ा गांव। लिखिए ट्रीटी ऑफ बड़गांव एंड वही और लिख लीजिएगा, और बड़ा गांव, ये दोनों नाम मिलेंगे आपको। ये EIC और मराठों के बीच में जो ट्रीटी ऑफ सूरत थी, चलिए कोई बात नहीं, ट्रीटी ऑफ सूरत को फिर से स्वीकार कर लिया गया। मैंने क्या कहा, ट्रीटी ऑफ पुरंदर को अस्वीकार कर दिया गया, मतलब ट्रीटी ऑफ सूरत जो पहली वाली ट्रीटी की गई थी उसको स्वीकार किया गया, जिसके में क्या तय हुआ था कि रघुनाथ राव को अगला पेशवा बनाएंगे, ये तय हुआ था ना। तो यही जो पुरंदर को नहीं स्वीकार किया गया, सूरत को इन्होंने स्वीकार कर लिया, इसीलिए वॉर हुई। और भी किसी को नहीं समझ में आया? पहले सूरत, ठीक, फिर पुरंदर और फिर बड़गांव। ठीक है, सूरत, पुरंदर और बड़गांव। सूरत में क्या हुआ है कि रघुनाथ राव ने EIC से ट्रीटी की, क्या कि भैया हमें पेशवा बना दो, हम तुम्हें सालसेट और बसीन देंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो थी उसे की।
पुरंदर में क्या हुआ, जो कैलकाटा प्रेसिडेंसी है उसने मराठों, जो कौन मराठा, कौन जो बाकी मराठे थे जो उसमें पेशवा था, उसके साथ टीटी कर ली कि भैया माधव नारायण ही पेशवा रहेगा, हम आपके सपोर्ट में है, हम रघुनाथ राव को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट आप हमको सालसेट और बसीन दे दो। जो तीसरा एंगल आया वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस ट्रीटी को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने क्या बोला, जो पहली ट्रीटी हुई थी कि रघुनाथ राव पेशवा बनेगा और सालसेट और बसीन हम लेंगे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने ट्रीटी ऑफ सूरत को जिंदा कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगता था मराठा जो कॉन्फेडरेसी है उनका हेड कौन होना चाहिए, हमारा होना चाहिए, जिसको हम नियुक्त करें, ना कि जिसको मराठे नियुक्त करें। आप बात समझ में? ऐसा क्यों? क्योंकि जो वेस्ट का जो ट्रेड हो रहा है ये मराठे का यही है ना, तो जो वेस्ट का ट्रेड हो रहा है कॉटन ट्रेड, उसके लिए जरूरी था कि मराठा जो है पेशवा उनके द्वारा नियुक्त हो। जब मराठा उनके अंडर पपेट होगा तभी तो आराम से ट्रेड कर पाएंगे वो। इसलिए आप किसी को डाउट नहीं हो, फिर से पूछो। नहीं आ गया ना? नहीं आया? नहीं, दिल छोटा करके ऐसे मत करना, ऐसे नहीं है तो फिर से बोलो, मैं समझा दूं। सिंपल सी है, पहले सूरत हुई, रघुनाथ राव को पेशवा बनाना था। किसके साथ हुई? ये कौन सी आईसी है? बॉम्बे की आईसी है, बॉम्बे की प्रेसिडेंसी है। दूसरे स्टेप में क्या हुआ, ये कैलकाटा की प्रेसिडेंसी है। इसने क्या बोला कि भैया हम मराठों का सपोर्ट करेंगे, हमें सालसेट और बसीन दे दो। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने कहा कि ये वाली टिटी ठीक नहीं है, ये वाली टिटी ठीक है, कि रघुनाथ राव को हमें सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए वॉर होती है, बैटल ऑफ तेलगांव, जिसमें कंपनी हारती है और ये वाली ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ बड़गांव या वरगांव। ठीक है, अब बात समझ में आ गई। अब इस ट्रीटी में क्या तय हुआ था भैया? एक तो पहली पीस ट्रीटी है, और ट्रीटी में क्या तय हुआ कि नाउ कंपनी विल नॉट सपोर्ट आरआर, मतलब रघुनाथ राव, और पेशवा कौन रहेगा? माधव राव ही रहेगा। बात समझ आ गई। लेकिन एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, हारी कौन थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी हारी है। हाँ, लेकिन ये लोग अभी नहीं हारे हैं। लेकिन एज अ होल कौन हार रहा है? साइन तो कंपनी के नाम से हो रहा है ना, हार तो कंपनी रही है। एक पिता के दो बेटे आपस में पट नहीं रही है, लेकिन एक बेटा जब हारता है तो हार तो पिताजी की है ना, तो जो दूसरा बेटा इसका एंटी है वो अब पिताजी के नाम पे वॉर करेगा। इसीलिए जब ये ट्रीटी होती है तो वॉरेन हेस्टिंग को याद आ जाता है कि मैं भैया कंपनी मेरी है, अब ये वॉर फिर से छेड़ता मराठों के खिलाफ। बात समझ आई? बात समझ आ गई ना? हारी तो कंपनी थी ना, बॉम्बे बाहर तो न्यूज ये जाए कंपनी हारी, इसमें ये थोड़ी ना कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी हारी। इसलिए वॉरेन हेस्टिंग्स फिर से वॉर छेड़ता है, जिसके बाद 1782 में ट्रीटी ऑफ सलवाई होती है। होता क्या है आपका आंसर? सिंधिया जो वॉरेन हेस्टिंग जब मराठा कॉन्फेडरेसी पर जब अटैक कर रहा है, मराठा पर अटैक कर रहा है, तो ग्वालियर हारने की स्थिति में आ गया था। ग्वालियर सिंधिया के जो है, अब सिंधिया क्या लगा, अगर ग्वालियर हार गया तो भैया ग्वालियर तो कंपनी के अंडर आ जाएगा, तो मुझे क्या मिलेगा? पेशवा तो बच जाएगा, लेकिन मैं हार जाऊंगा। इसीलिए इस जो सिंधिया था इसने मध्यस्थता की, किसके किसके बीच? पेशवा और कंपनी के बीच में, कि भैया संधि कर लो। ग्वालियर को बचाने के लिए संधि की गई थी। ये इसमें सिंधिया मीडिएटर था और इसने संधि करवाई, ट्रीटी ऑफ सलवाई। और इस ट्रीटी में तय किया गया था कि क्या ये एक प्रकार की पीस ट्रीटी है, जो भी सालसेट और बसीन हम कंपनी को दे रहे हैं, तो इन्होंने तय कर लिया, और अब हम दोनों एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। अब बात क्लियर हो गई आपको? आपका आंसर मिल गया। सिंधिया के दबाव में, कहिए सिंधिया की मध्यस्थता में ट्रीटी हुई, क्योंकि ग्वालियर अब हारने वाले थे, कंपनी जीत रही थी और पहले हारता तो ग्वालियर हारता, इसलिए उसने कहा भैया ऐसा ना ग्वालियर हम हार जाएं, इसीलिए कहा भैया यही वॉर को रोक देना, ठीक है ट्रीटी कर लो आपस में। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसकी मध्यस्थता में ट्रीटी हुई है? महज सिंधिया पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग नहीं देखते हो, मुझे यह भी बताना पड़ता है कि पूछा गया है, ये पूछा गया है। महज सिंधिया, विद द मीडिएशन ऑफ, लिख लो भाई। देखो
ये जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए मैं बोलता हूं, बड़ों से मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूं, आपको सबको लिखना खुद चाहिए। कुछ अभी हैं जो भी फर्स्ट ईयर जिनका है, उनके साथ मैं समझ सकता हूं, बेचारे वो मैकॉले की एजुकेशन सिस्टम से आए हैं, हर चीज उनको बोल बोल के बताई गई है, तो उनके साथ थोड़ी दिक्कतें हैं। लेकिन बाकी जो पढ़ चुके हैं उनके लिए नहीं, आप लोग सब अपने शब्दों में लिखा करिए। 12th तक यही होता है ना, हर चीज टीचर बोलता है, हम लिखते हैं उसे। अगर टीचर चुप तो हमारा पेन भी खड़ा हो गया वहीं पे, जब बढ़ेगा नहीं आगे, क्योंकि हमें तो ट्रेंड ऐसे किया गया है कि जो बोला चुपचाप लिख लो, क्वेश्चन मत भी मत पूछना। राजस्थान वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं, एमपी वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया, उसी सिंधिया के वंशज हैं ये। हाँ जी बोलिए। ट्रीटी ऑफ बड़गांव, ठीक है। ट्रीटी ऑफ बड़गांव किसके किसके बीच हुई थी? बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मराठा के बीच में, ठीक है। ट्रीटी में क्या तय हुआ कि भैया तो जो भी अभी तक आपने जीता है, हमें वापस कर दो। मराठों या इसी के लिए था कि आपने जितने भी मराठा स्टेट अभी तक जीते वापस कर दो, और हमारे इंटरनल मैटर्स में इंटरफेयर करना बंद कर दो, ठीक। चूंकि हार तो कंपनी की थी, इसीलिए जो बंगाल की बैठी हुई प्रेसिडेंसी थी उसने वॉर छेड़ दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में। कॉलोनल अपटन को भेजता है, यह भी है, लेकिन उतने डिटेल मत जाओ, ठीक है। ये वॉर छेड़ता है, और जो ट्रीटी होती है वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ होती है ये, क्योंकि अभी तक जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ही है, इंडिया गवर्नर जनरल नहीं है वो, समझ रहे हो ना। वो कब बनेगा? बैंटिंग्स आएगा 1831 में। अभी तक केवल बंगाल का गवर्नर जनरल है ये। अब क्लियर हो गई बात? महाजी सिंधिया भी नाम याद रखिएगा, इसी वजह से हुआ। क्लियर सबको? अच्छा, उसके बाद अब बताना फिर। अच्छा, वॉर स्टार्ट हुई। अब चलिए, ऐसे कहानी सुनाई जाती है। जैसे वॉर स्टार्ट हुई, वॉर में ईआईसी अब जीतने की पोजीशन में थी, ग्वालियर गिरने वाला था, मतलब ग्वालियर पे कंट्रोल होने वाला था। अब महाजी सिंधिया को क्या लगा, अगर ग्वालियर अगर मैं हार गया तो मराठा जीते ना जीते, ग्वालियर तो मेरे हाथ से निकल गया ना। इसीलिए ग्वालियर को हारता वो देखकर वो मध्यस्थता करता है कंपनी और पेशवा के बीच, कि भैया ट्रीटी कर लो आपस में। यही ट्रीटी ऑफ सेलवाई है, कि ये शांति थी। टाइम नहीं दिया गया था 20 साल के, कि इसको बाद में कहा गया 20 साल की शांति थी, क्योंकि ट्रीटी ऑफ बसीन के बाद फिर से सेकंड एंग्लो मराठा वॉर शुरू हो जाता है। यहां तक खत्म हो गया ट्रीटी ऑफ सलवाई तक, किसी को दिक्कत? अब आगे आ जाइए, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर। सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ईयर 1803 टू 1805। टू 1805। गवर्नर कौन है? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। लिखिए, इन मार्च 1800 नाना फडणवीस डाइड। He was the only personality in Maratha Empire. He was the only personality in Maratha Empire who successfully kept the internal differences of Marathas under control. Who successfully kept control over the internal differences of Maratha Confederacy. Maratha Confederacy. Full stop. But after his death,
internal differences again started to spill out. Internal differences again started to spill out. अब होता क्या है, 1801 में जो माधव नारायण था उसकी भी डेथ हो जाती है। रघुनाथ राव का बेटा, रघुनाथ राव तो कभी पेशवा नहीं बन पाया, रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव सेकंड वो अगला पेशवा बनता है। लिखिए अगला पॉइंट, इन 1801 पेशवा बाजीराव सेकंड son of Raghunath Rao became the new Peshwa. He was not able to control the internal differences between his confederacy. In order to control Holkar's, अगला पॉइंट, in order to control Holkar's, he along with Scindia conspired to kill the younger brother of Jaswant Rao Holkar. Younger brother of Jaswant Rao Holkar बात समझ आ गई कि उसने सिंधिया के साथ मिलकर, चूंकि उसमें होलकर्स बड़े स्ट्रांग हो रहे थे, उसने क्या किया कि सिंधिया, क्योंकि ये सिंधिया भी तो उसी टाइप के थे ना, स्टेट छोटे से, तो सिंधिया के साथ मिलकर उसने होलकर के जो छोटा भाई था विठोजी, जसवंत राव होलकर का छोटा भाई, उसको मार दिया। अब होलकर ने क्या किया, होलकर ने अकेले चढ़ाई कर दी इनके खिलाफ, पेशवा के खिलाफ, और मजबूरी में पेशवा को फिर से ईआईसी की मदद लेनी पड़ी। कैसे? ट्रीटी ऑफ बसीन साइन करके। ये एक सब्सिडरी साइन था। लिखो अगला पॉइंट, जसवंत राव होलकर इन्वेडेड पेशवा। इन्वेडेड पेशवा, तो पूना रह रहा है ना पेशवा, तो पूना पे इन्वेड किया। इन्वेडेड पेशवा in order to survive Peshwa took the shelter of EIC, and established a treaty, ब्रैकेट में लिख लेना, सब्सिडरी अलायंस, established a treaty at Bassein 1802। बसीन, यही बसीन जो मैंने लिखा था 1802। अब देखो भाई, जब ये साइन लॉर्ड वेलेस्ली है, सब तो कह रहा भाई सपोर्ट तुम्हारा तभी करेंगे, और दबाव डाल के वो सब्सिडरी अलायंस साइन करवा रहा है। इस ट्रीटी के बेसिकली नॉर्म्स क्या थे कि अब जो भी इनके साथ सब्सिडरी अलायंस करेगा, उन्हें क्या करना होगा, अपनी जो खुद की सेना है उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। नॉर्म्स है सब्सिडरी अलायंस के। सेना का काम कौन करेगा? वो सेना जो कंपनी प्रोवाइड करेगी उस नेटिव स्टेट को, लेकिन सेना कंपनी प्रोवाइड करेगी, मेंटेनेंस चार्ज कौन देगा? नेटिव स्टेट देगा।
मतलब जितने भी ट्रीटी के जितने भी नॉर्म्स थे सब ईआईसी के पक्ष में थे। और किसी भी फॉरेन स्टेट के साथ या नेबरहुड स्टेट के साथ आपको किसी भी प्रकार की ट्रीटी करने का कोई अधिकार नहीं होगा। कब आप ट्रीटी कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ या विद द मीडिएशन ऑफ ईआईसी। मतलब जितने भी फॉरेन अफेयर्स हैं वो भी ईआईसी के पास पहुंच जाएंगे। आप किसी भी यूरोपियन को अपने कोर्ट में जगह नहीं दोगे, अपने अंडर सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे। मतलब फ्रांस का जो भय था वो भी खत्म। ये लगता है फ्रांस वो ना हो जाए, फ्रांस का भय वो भी खत्म। और एट लास्ट एक आपको कंपनी का एक ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, रीजन जिसे हम कहते हैं। और ये कंपनी का ऑफिसर क्या करेगा? नेटिव स्टेट को, अपने स्टेट को चलाने में मदद करेगा। ये तय हुआ था कि वो केवल इसको क्या एडवाइस देगा, उसके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा वो रीजन। लेकिन ऐसा हो सकता था? कहने के लिए इंटरफेयर नहीं करेगा, बेसिकली उसको बैठाया इसीलिए गया था कि अब जो भी काम होगा कंपनी की निगरानी में होगा। ये सब्सिडियरी अलायंस के नॉर्म्स थे। तो हुआ क्या? पेशवा ने तो अलायंस ट्रीटी कर ली, कंपनी को अब मौका मिल गया कि अब वो मराठा कॉन्फेडरेसी के अंदर इंटरफेयर कर पाए, क्योंकि पेशवा वॉज द हेड ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। अब पेशवा उनके अंडर आ गया, मतलब पूरी मराठा कॉन्फेडरेसी उनके अंडर आ गई। पेशवा तो स्वीकार कर लेता है ये ट्रीटी, लेकिन जो कॉन्फेडरेसी के बाकी मेंबर्स थे उन्होंने स्वीकार करने से मना कर दिया ट्रीटी, और ईआईसी से वॉर स्टार्ट कर दिया। 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स होते हैं इस टाइम पीरियड में, कौन कौन से हैं लिख लो। ट्रीटी ऑफ सब्सिडियरी अलायंस यही है, लेकिन कुछ मैं पॉइंट एक साथ जब लॉर्ड वेलेस्ली पढ़ाऊंगा एक साथ 4-5 पॉइंट लिखवा दूंगा। फिलहाल अब लिख लो, आफ्टर ट्रीटी ऑफ बसीन members of Maratha Confederacy ignored to accept this treaty and waged a war with EIC and waged a war with EIC। अब ऐसे चार्ट बना लो। अभी लिख रहे हैं। ये मराठा कॉन्फेडरेसी के तीनों मेंबर है ना, भोसले, सिंधी और होलकर। इन्होंने ट्रीटी ऑफ बसीन को मानने से इनकार कर दिया और इन्होंने वॉर स्टार्ट किया कंपनी के साथ, कंपनी के विरुद्ध। अब भैया इन्होंने तीनों ने वॉर स्टार्ट किया, लेकिन हुआ क्या? बेचारे तीनों हार गए एक एक करके। लिखिए भोसले, ये इसका सीरीज लिख लीजिए। द फर्स्ट वॉर वॉज स्टार्टेड बाय भोसले। बाय भोसले एंड दे हैव टू साइन, मतलब हार भी गए। दे वर डिफीटेड and have to sign a subsidiary treaty सब्सिडियरी ये है, सब्सिडियरी अलायंस जो मैं बता रहा था बार बार। A subsidiary treaty known as Treaty of देवगांव। अठारह ट्रीटी ऑफ देवगांव। अगला दूसरा किसके साथ वॉर हुआ? सिंधिया के साथ। सिंधिया इनके साथ कौन सी ट्रीटी हुई है? दे वर ऑल्सो डिफीटेड एंड हैव टू साइन ट्रीटी ऑफ सुरजी अर्जन गांव। सुरजी अर्जन गांव।
सुरजी, SU है ये, सुरजी अर्जन गांव, 1803। ये भी दोनों 1803 में, सुरजी अर्जन गांव। और तीसरा होलकर्स के साथ, हाँ, तीसरा होलकर्स के साथ, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, ट्रीटी ऑफ राजपुर घाट, राजपुर घाट 1806। ठीक है, ये आखिरी ट्रीटी थी। बट एक बार क्वेश्चन आया था, ये बेसिकली ये दोनों सब्सिडियरी ट्रीटी है, राजपुर घाट वाली सब्सिडियरी ट्रीटी नहीं है, ये याद रखिएगा। ऊपर वाली दोनों ट्रीटी सब्सिडियरी अलायंस, जो सब्सिडियरी ट्रीटी है, राजपुर घाट वाली नहीं है। तो अगर आ जाए क्वेश्चन, विच वॉज द लास्ट सब्सिडियरी ट्रीटी ड्यूरिंग सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर, तो राजपुर घाट नहीं होगा, सुरजी अर्जन गांव होगा। ठीक है, अब यहां भैया फिर से हार गई है। अब क्या होगा, लगभग 15 या 14 साल तक दोनों में शांति बनी रही, लेकिन अभी भी मराठे हारे थे, लेकिन खत्म नहीं हुए थे। ठीक, प्रयास जारी थे आर्मी के थ्रू। कंपनी भी इधर मराठों पे मतलब था कि मराठों पे कंट्रोल करना है। शुरुआत कैसे होती है, जब कौन आता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स। लिखिए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, हेडिंग डालिए, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। विद द अराइवल ऑफ लॉर्ड हेस्टिंग्स in 1813, the nature of British company in India changed significantly. Because now the emphasis was on paramountcy. Because now the emphasis was on paramountcy. अब संप्रभुता चाहिए। अभी तक क्या था, सब्सिडियरी अलायंस कर लो, चुपचाप हमारे अंडर आ जाओ, मतलब ये राजा आप ही बन के रहो, लेकिन हम ऐसे काम करेंगे। लॉर्ड हेस्टिंग्स जब आता, कहता अब ये सब खत्म करो, अब डायरेक्ट कंट्रोल होगा। क्यों हुआ होगा ऐसा? 1813 का चार्टर एक्ट आ गया था, और इस चार्टर एक्ट में लेजी फेयर, मुक्त व्यापार की नीति शुरू की गई। अब क्या करना था, अब कंपनी को ज्यादा से ज्यादा मार्केट चाहिए था, मार्केट पे कंट्रोल चाहिए था, जहां पर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके, या तो ऑन द बेसिस ऑफ डिमांड या प्रेशराइज करके। और प्रेशर के लिए क्या जरूरी था कि अब स्टेट्स कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में रहे, क्योंकि इंडस्ट्रियल और मुक्त व्यापार लेजी फेयर क्यों आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने चरम पे था। अब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, बेचने के लिए मार्केट चाहिए। मार्केट्स कहां प्रोवाइड कौन करेगा, कॉलोनीज प्रोवाइड करेंगी। और भैया मार्केट के लिए क्या होगा, अब आपको बेचना है एन कैन प्रकरण, इधर बाय हुक और बाय क्रुक, या तो चुपचाप ले ले। हमने क्या किया, हमने कस्टम ड्यूटीज खत्म कर दिए। फ्री मार्केट पॉलिसी क्या, कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी। 2 रुपए का प्रोडक्ट जो वहां लंदन से चला, वो 2 रुपए का प्रोडक्ट भारत में आके बेच सकते हैं। क्या होगा, धीरे धीरे इंडियन मार्केट है उस पर कंट्रोल हुआ। यह तो एक तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है कि जो स्टेट्स उन पर डायरेक्ट कंट्रोल कर लो और प्रेशराइज करो हमारे सामान को खरीदने के लिए। इसीलिए अब पैरामाउंटेसी की बात हो रही है।
सब्सिडरी वाला दौर खत्म कि भैया केवल हमें रीजन स्टैब्लिश कर दो, हम आपके जो फॉरेन अफेयर्स उसको देखेंगे, आपकी मिलिट्री अफेयर्स उसको देंगे ना। अब बादशाह भी हम ही होंगे, राजा भी अब हम ही होंगे। इसीलिए पैरामाउंटेसी की बात हो रही है। ठीक है, तो कंपनी का नेचर भी टाइम टू टाइम चेंज हो रहा है। कंपनी जब ट्रेड करना चाह रही है तो आप उसका अलग नेचर देखोगे, कंपनी जब लेजी फेयर मुक्त व्यापार करना चाह रही है अलग नेचर देखोगे। ये सब चलता रहा उसके साथ ही। और 1853 के बाद जब डलहौजी आता है तब भैया कंपनी को और चरम पहुंच गया था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब किसकी जरूरत थी? इन्वेस्टमेंट की। जब मेरे जेब में पैसा भर गया, मान लो मैं वहां का अडानी हूं, मेरे जेब में पैसा आ गया 10-20 करोड़ 50 करोड़, मान लो 1000 करोड़, जितने पैसे मेरे पास आ गए, पैसा मैं क्या करूंगा? जेब में रहेगा तो खत्म हो जाएगा। इन्वेस्ट करूंगा मैं, इन्वेस्ट कैसे होगा पैसा? लंदन तो इतना सा आइलैंड है, इन्वेस्ट कैसे करेंगे? हम इस अडानी को प्रोवाइड करेंगे कॉलोनीज कि आप यहां जाकर इन्वेस्ट करिए। पैसा क्या होगा? वहां इन्वेस्ट करेगा तो क्या पैसा उनके लिए नहीं, पैसा अडानी के पास है, वो अडानी के टैक्स से गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होगा। इसीलिए 1853 के बाद रेलवे को स्टैब्लिश किया गया। और रेलवे मतलब उस समय तक लंदन की जो आयरन इंडस्ट्री थी इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी थी कि अब उनके पास पैसा बहुत था। इन्वेस्ट कहां करें? इन्वेस्ट का तरीका क्या था? इंडिया में अब रेलवे स्टैब्लिश होने लगा। इससे जुड़ी एक चीज और है, हम आपको 5% की गारंटी रिटर्न भी देंगे। रेलवे आप स्टैब्लिश करिए। अब भैया यूपी में इन्वेस्टर समिट हो रहा है ना, अभी से एड शुरू हो गए। आप कैसे, अब वो अट्रैक्ट करना है तो आप पॉलिसी लानी पड़ेगी ना। भैया हम टैक्स नहीं देंगे, सेस फ्री कर देंगे, मतलब सेस लैंड कर देंगे, टैक्स कम से कम लेंगे, तभी तो इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट होंगे। इन्होंने भी यही किया। भैया ऐसा करो, आओ लोहा, मतलब आप ये इन्वेस्ट करो, पटरियां लगाओ, हम आपको 5% की फिक्स गारंटी देंगे। आपको हमको फायदा हो या ना हो, आप अगर 100 रुपए लगा रहे हैं तो हम गारंटी कह रहे हैं आपको 105 रुपए तो एटलीस्ट मिलेगा ही मिलेगा। ये फिक्स रिटर्न है। इसीलिए 1853 के बाद कंपनी का नेचर और चेंज होता है। अब कंपनी बैंक्स को स्टैब्लिश करती है। यहां पे कंपनी अब बागान है, जो आपके कॉफी टी, अब इनके बागान, यहां पर इन्वेस्ट करती है। अब इन्वेस्टमेंट शुरू हो रहा है। अभी तक केवल प्रोडक्ट बेचना है, पहले हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया? उनके प्रोडक्ट को भारत में लाकर बेच रहे हैं। तीसरा प्रोडक्ट क्या? हम पैसा ला रहे हैं वहां से, यहां से कमा रहे हैं और फिर बाहर ले जा रहे हैं। कंपनी जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नेचर चेंज हुआ, कंपनी की पॉलिसीज चेंज होती चली गई। एक चीज कॉमन रहा, वो क्या? भारत की लूट वैसे चलती रही। पहले स्टेज में वैसी चली है, बस तरीके बदल गए। दूसरे स्टेज में वैसे चली है और तीसरे स्टेज में भी वैसे ही चली है। अब आज ये थर्ड एंग्लो, टाइम कितना बचा? हो गया। थोड़ा सा ना पढ़ के आया करो, एटलीस्ट ये खत्म हो जाना चाहिए था आज। ठीक है, क्योंकि मैं जितना हो जाऊंगा ना धीमा, आप लोगों का कोर्स छूट जाएगा। तो यहां पे तो क्लास अलॉट की जाती है ना, एक्स्ट्रा क्लास कुछ मिलती नहीं है।